नमस्कार साथियों, मैं मनीष बिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी के कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद और धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति विज्ञान की किताब का अध्याय 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज है बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 7। हमने लेक्चर 6 तक कवर कर लिया। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम वह टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक से हमें इस किताब में मतलब होता है। मतलब आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत के साथ। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हमारा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। जैसे कि हमेशा इस किताब के हर अध्याय में हमारी जो नज़र होती है वो यही होती है कि हम भारत के बारे में इस अध्याय में कब पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ते हैं कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो उस चैप्टर में जो भी कहानी चल रही है, जो भी कथा चल रही है, उस कथा में भारत का क्या योगदान है, भारत का कब रोल आएगा, वो सब कुछ जानने के लिए। तो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जाना कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस प्रकार से शांति सहयोग में मदद करती है। इसके अलावा जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के बारे में पढ़ा, जिनको जुड़वा संतानें कहा जाता है। मैंने आपको विश्व व्यापार के बारे में बताया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। इस प्रकार के अनेकों संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के बारे में हमने चर्चा करी। तो इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्यों जरूरत होती है वो हम लोग जिक्र कर चुके हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन हमारे लिए था वो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने जाना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ, उसकी स्थापना कब हुई, और जब स्थापना की बात आती है तो यह भी बात हमें पता होनी चाहिए कि इंडिया कब जुड़ा 30 अक्टूबर 1945 को। कब जुड़ा है बच्चों? 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। मतलब जिस दिन स्थापना हुई उसके 6 दिन बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास की बात करी, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की बात हमने करी, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार हुए, उनके क्या मापदंड है उनकी बात करी, स्थायी अस्थायी सदस्यों की बात करी। हम बहुत कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जान चुके हैं, परंतु अब जानेंगे काम की बात। और काम की बात यह है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार से लगातार अपनी भूमिका जो है वो भूमिका निभाता हुआ आता है, किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत देता है, और किस प्रकार से भारत पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावेदार है, और किस प्रकार से वो बन सकता है। ये सब आज जानेंगे हम आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव। अब देखिए, अब हर चीज को बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से समझिएगा। ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में, ठीक है, ढांचे का मतलब जो उनकी प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, हमने पढ़ लिया। प्रक्रिया में बदलाव और न्याय अधिकार दोनों पढ़ लिए। तो उस ढांचे के बदलाव में भारत ने कई आधारों पर समर्थन दिया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रक्रियाओं में बदलाव आने चाहिए, जो सुधार होने चाहिए, उनका समर्थन भारत भी करता है कि हाँ बिल्कुल सुधार होना चाहिए। यहाँ की प्रक्रिया में, यहाँ के ढांचे में, यहाँ के न्याय अधिकार में, हर चीज में काफी सुधार होना चाहिए। सुधार की आवश्यकता है, सुधार की जरूरत है। और ये क्यों है? देखिए, दो तरीके से समझिएगा। पहली बात तो इसलिए भी भारत कहता है क्योंकि भारत को स्थायी सदस्यता चाहिए। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता भारत को चाहिए, इसलिए भारत बार बार कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए, बदलाव होने चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि भारत हमेशा विश्व को साथ लेकर चलने की भावना से काम करता है। भारत हमेशा जो पिछड़े हुए देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको आगे बढ़ाने की भावना से काम करता है। तो बार बार भारत यही कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़ा होकर करके कि अब विश्व बदल चुका है। और जब विश्व बदल चुका है, स्थितियां बदल चुकी हैं, काफी देश अब ताकतवर है, मजबूत है, तो उनको संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की सदस्यता मिले। क्योंकि जो आम सभा है, जो महासभा है, उसमें तो देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु सुरक्षा परिषद में संख्या नहीं बढ़ रही। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में संख्या उतनी की उतनी है। 1965 में 11 से 15 करा था। आज 1965 के बाद कितने वर्ष हो गए? 35, 20, 55, 58 साल हो चुके हैं बेटा। 57 से 58 वर्ष हो गए, परंतु सुरक्षा परिषद की जो संख्या है वो नहीं बढ़ी। परंतु क्या 65 से लेकर करके 2023 तक विश्व में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला?
कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले, कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसा 1965 में विश्व था वैसा ही 2023 में है। बड़ा सवाल है। इसलिए भारत कहता है कि जब विश्व की स्थितियों में परिवर्तन आया है, देशों की स्थितियों में परिवर्तन आया है, तो सुरक्षा परिषद में परिवर्तन क्यों नहीं? और जब आम सभा महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ देशों को जुड़ने के लिए प्रयास करता है, तो फिर उनको सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देता? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। तो भारत ये मानता है कि बदलते हुए विश्व में, अब विश्व बदल रहा है, काफी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा कि बदलाव बड़े हैं। शीत युद्ध की समाप्ति हुई, काफी देश संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े, उपनिवेशवाद खत्म हुए, काफी देश संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हैं। एशिया अफ्रीका के जो देश हैं लगातार आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हैं, आर्थिक विकास अपने देशों का कर रहे हैं। वहां पर सामाजिक अधिकारों की बातें हो रही है, मानव अधिकारों की बातें हो रही है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो विश्व है, ये विश्व बदल रहा है। ये जो टाइम है वो टाइम अब चेंज हो रहा है। और ये जो टाइम जब चेंज हो रहा है, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ और मजबूत होना चाहिए, और दृढ़ता मतलब और ज्यादा उसमें डेडिकेशन और बेहतर काम करने की उसमें इच्छा शक्ति जरूरी है। ऐसा भारत का मानना है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, भारत ने हमेशा पूरे विश्व में जो कोशिश करी है वो शांति स्थापना की करी है। इस बात से आप लोग भी बड़े अच्छे से परिचित हो और मैं भी बड़े अच्छे से परिचित हूं कि आज तक भारत ने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं करा। आज तक भारत ने कभी किसी देश को डराया या धमकाया नहीं कि नहीं नहीं साहब तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये देख लेना, हटा देंगे, ऐसे कभी नहीं डराया धमकाया। और इन सबसे भी बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारतीय सरकार ने और भारत के लोगों ने हमेशा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जो नियम बनाए ना, उन नियमों की मर्यादा को समझा भी है और उनको माना भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी नियम बनाता है उन नियमों को भारत बड़े अच्छे तरीके से निभाता है, क्योंकि भारत का मानना है शांति स्थापित करना जरूरी है, शांति और सहयोग चाहिए। और अगर ऐसे संगठनों की स्थापना इन कामों के लिए हुई है तो ऐसे संगठन और मजबूत होए, और उनको और मजबूती प्रदान करने में अगर भारत का कोई भी योगदान आवश्यक होगा तो भारत 100% योगदान करेगा। जब ह्यूमन राइट कमीशन बनाया जाता है तो भारत ने 1992 में भारत में भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया कि नहीं साहब बहुत अच्छी शुरुआत है, हम भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाएंगे। भारत ने काम करा। इसी प्रकार से पर्यावरण को लेकर करके विश्व में कितनी जागरूकता है कितनी नहीं मुझे नहीं पता, परंतु जब संयुक्त राष्ट्र संघ में या अलग अलग देशों के कोनों में विश्व पर्यावरण को लेकर के मीटिंग होती है, भारत सरकार सबसे पहले अपनी भागीदारी निभाती है और सबसे पहले जागरूकता के साथ काम करती है। ये भारत की वह भूमि है जहाँ से सदगुरु मूवमेंट चलाते हैं सेव सोइल का। पूरी दुनिया सो रही है, पूरी दुनिया का ध्यान ही नहीं है कि सोइल को बचाओ, मिट्टी को बचाओ, पर पर्यावरण के लिए सदगुरु कहते हैं कि अरे भाई मिट्टी को बचाओ। तो हमारे देश में तो सिर्फ सरकारें नहीं, हमारे देश में तो हर व्यक्ति सभी जो हैं वो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए और विश्व को बेहतर बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत का मानना है ऐसे संगठन और मजबूत बने। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। तो भारत ये बात भी मानता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अलग अलग देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने में, ठीक है, कि जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाए और विकास को बढ़ावा देने में और भी बड़ी भूमिका निभाए। सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा नहीं हो कि शांति सहयोग तक काम कर रहा है, सहयोग तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, उसके साथ अलग अलग देशों में विकास को बढ़ावा देने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ बड़ी भूमिका निभाए। कि अगर लग रहा है कि इन महाद्वीपों के ये वाले जो देश हैं वो पिछड़े हुए हैं, उनको और संसाधनों की जरूरत है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ अन्य देशों को समझाए और उनकी मदद करवाने के लिए आह्वान करें। मतलब पूरे विश्व का विकास करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को काम करना चाहिए, पूरे विश्व में सहयोग बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को काम करना चाहिए, ऐसा भारत पर्सनली मानता है। देखिए, भारत ने हमेशा जो विश्व के भले के लिए काम है वो सारे के सारे काम करे, परंतु अगर विश्व के भले की आड़ में आप भारत को दबाना चाहते हैं, आप भारत की शक्ति को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, तो भारत कभी भी ऐसी बातों पर हामी नहीं भरता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, एक एनपीटी ट्रीटी साइन करवाना चाहते थे विश्व वाले 1965 के बाद, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें कहा गया कि कोई इन 5 देशों को छोड़कर करके अब कोई भी परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। भारत ने उस ट्रीटी पर साइन करने से मना कर दिया। तो कहा गया कि क्या भारत शांति सहयोग में मदद नहीं करना चाहता है? क्या भारत नहीं चाहता कि विश्व में शांति बनी रहे? क्या भारत नहीं चाहता है कि परमाणु हथियार विश्व से खत्म हो? तो भारत के नेताओं ने और भारत के प्रतिनिधियों ने यही बात कही थी कि भारत बिल्कुल चाहता है।
भारत बिल्कुल चाहता है कि पूर्ण रूप से हथियार खत्म होने चाहिए, परंतु इसके लिए शुरुआत जो ये 5 राष्ट्र हैं ये करें। अगर ये 5 राष्ट्र अपने परमाणु हथियार समाप्त कर देते हैं तो हम सबसे पहले होंगे जो कि ट्रीटी पे साइन करेंगे। परंतु ये 5 देशों ने हथियार बना लिए और हमें आप आज मना कर रहे हैं कि हम ना बनाए। ये तो फिर जो 5 देश है वो हमेशा बाकी पूरी दुनिया को डरा करके धमका कर काम करेंगे, उनको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। उनको जैसे वो कुछ उनके खिलाफ काम करेंगे, बोले देख परमाणु गिर देंगे, परमाणु गिर देंगे। हम ऐसी चीजों पे हम कभी भी साइन नहीं करेंगे, ऐसा भारत का कहना था। और भारत ने मानना भी नहीं करा, बोले सब हट जाओ, कोई भी परमाणु मत बनाओ, हम सबसे पहले साइन कर देंगे। तो विश्व की शांति के आड़ में आप भारत को दबाने की, भारत को पीछे करने की कोशिश करो, ये भारत कभी स्वीकार नहीं करता। हाँ, विश्व की शांति के लिए भारत सबसे पहले खड़ा है, परंतु उन्हीं बातों को जो बाकी सब है वो भी उस बात को माने। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है। तो भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का जो मामला है वो प्रमुख होना चाहिए, कि जो विकास का मामला है, डेवलपमेंट का जो मामला है वो प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जरूरी पूर्व शर्त है। देखो, शांति कैसे बनती है? आज अपन, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ शांति कैसे बनेगी। जैसे आप घर का उदाहरण लीजिए। आज घर में जैसे मान लीजिए कोई 4 भाई है, चारों भाइयों को बराबर संसाधन अगर मिलते रहेंगे तो उनके बीच में शांति बनी रहेगी, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा। आप पर मान लीजिए कोई माता पिता ऐसे हैं जो क्या करते हैं, किसी बच्चे को तो क्या करा, 2 जमीन के टुकड़े दे दिए और किसी को 1-1 ही दे दिए। तो उन 3 के मन में आया करो यार, उसको तो 2 दिए हैं, मुझे 1 नहीं है, ये तो गलत है, इसको घर में 2 कमरे, हमें 1-1 कमरा, ये तो चीटिंग है। तो शांति स्थापित नहीं। पर चारों को बराबर साइज के 1-1 कमरे दिए, हाँ शांति है। कोई भी चीज उसका बराबर बंटवारा कर दिया तो शांति है। तो इसी प्रकार से विश्व में के जो संसाधन है, उन संसाधनों को सिर्फ और सिर्फ जो विकसित देश हैं वही इस्तेमाल कर ले तो वो तो अशांति का कारण है। क्योंकि सारे के सारे संसाधनों को खत्म कर देंगे तो फिर बाकी देशों का विकास नहीं होगा, और बाकी देशों का विकास नहीं हुआ तो वो तो संसाधनों के लिए लड़ेंगे तो अशांति स्थापित हो जाएगी। और जब अशांति होगी, उस अशांति के चक्कर में लोग लड़ेंगे तो फिर लोगों की सुरक्षा कैसे रहेगी? एक और उदाहरण आपको दूं, आपने कभी देखा है गली में सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से टैंकर आता है और लोग पानी भरते हैं। जो पड़ोसी सुबह शक्कर की अदला बदली करते हैं, जो पड़ोसी शाम को सब्जी की अदला बदली करते हैं, जो पड़ोसी अदरक के लिए एक दूसरे के घर पे मांगने के लिए बेझिझक होकर के चले जाते हैं, वही पड़ोसी जो पानी आता है उस पानी के लिए लड़ पड़ते हैं। और कभी कभार तो इतनी लड़ाइयाँ लोगों में हो जाती है कि जो उनके बर्तन होते हैं उन बर्तनों को उठा उठा करके एक दूसरे को मारना, उनको लड़ना, ये वाला काम भी देखने को मिलता है। ये क्यों होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि वहां पे जो संसाधन है उन संसाधनों की कमी हो जाती है, और संसाधनों की कमी के कारण वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। तो शांति के लिए क्या है कि विकास हो, मतलब वहां संसाधन सबके पास हो, उन संसाधनों से वो सब अपना विकास कर सके और उसी से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और उसी से सबकी जो सुरक्षा है वो बनी रहेगी। तो भारत का ये मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में सबसे पहला जो मामला हो वो विकास का होना चाहिए। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रहे, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। तो अब जो भारत की एक चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना, उसके स्ट्रक्चर को लेकर के भी है। भारत का यह कहना है कि सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है वो तो स्थिर है, मतलब 1965 से लेकर करके आज तक जो संख्या है वो 15 की 15 ही है। और उसके अलावा अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की हम बात करें तो सदस्यों की संख्या खूब बढ़ गई। जहां पर 1945 में 51 देश उन्होंने मिलकर के शुरुआत करी थी, आज 2023 में 193 देश जुड़े हुए हैं, परंतु सुरक्षा परिषद में सदस्य सिर्फ और सिर्फ 15। ये कैसी बात है? मतलब कभी तो आपने 75-80 देशों में से 15 देशों को सदस्य बना रखा था और आज 193 देशों में से भी 15 देश। तो फिर ये कैसा प्रतिनिधित्व है भैया? ये तो चिटिंग वाली बात है, ये तो सही मामला नहीं। मतलब जितने आपने आम सभा में बिठाए हैं, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में बिठाए हैं, उसमें कुछ तो प्रतिनिधित्व वहां पर सुरक्षा परिषद में भी बढ़ाइए। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। तो इससे भारत का क्या मानना है कि सुरक्षा परिषद का जो प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र है उसकी हानि हुई है। जो ये चरित्र था सुरक्षा परिषद का कि भाई प्रतिनिधित्व मिल रहा है सबको, हर महाद्वीप से, हर जगह से उसको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ये वाला जो चरित्र था उसकी हानि हुई। क्योंकि पहला कुछ देशों में से 15 देश सुरक्षा परिषद में बैठा करते थे, और आज इतने सारे, मतलब पूरा विश्व वहां पर आकर के बैठ रहा है और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 देश सुरक्षा परिषद में। तो ये प्रतिनिधित्व सही से नहीं हो रहा है।
भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधित्वमूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा। तो भारत का मानना है कि परिषद का विस्तार करा जाए, ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें 15 सदस्य की जो संख्या है इस संख्या को बढ़ाया जाए और ज्यादा प्रतिनिधिमूलक हो। अगर ज्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी तो संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन या ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। मतलब भारत का यह मानना है कि अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ ज्यादा प्रतिनिधित्वमूलक होगा, लोकतांत्रिक रूप से काम करेगा, तो पूरा विश्व उसको ज्यादा समर्थन करेगा। यह तस्वीर दिखाई एक मीटिंग की आपको। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। मतलब 1965 में सुरक्षा परिषद की संख्या 11 से 15 हुई थी, उसमें भी स्थिरता जो वाले हैं, स्थायी सदस्य हैं वो 5 के 5 ही हैं। पहले रेशियो 5:6 का था, अब 5:10 का कर दिया है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, चेंज तो सिर्फ और सिर्फ अस्थायी वालों में है। और 1965 के बाद 1965 से लेकर के 2023 तक अभी तक तो कोई चेंज आया नहीं है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है, जो 193 कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, उन 193 कंट्रीज में से देखिए एशिया में ही टोटल 48 देश हैं। ठीक है, एशिया में टोटल 48 देश हैं और ऐसे पूरे विश्व को मिलाकर के टोटल 193 देश हैं। इन 193 देशों में से ज्यादातर जो देश हैं वो विकासशील हैं, मतलब वो अभी डेवलपिंग है, वो पूर्ण रूप से अभी डेवलप नहीं हुए हैं। और ये भी देश चाहते हैं कि उनकी भी सुरक्षा परिषद में आवाज पहुंचे, उनके भी जो मुद्दे हैं वो भी सुरक्षा परिषद तक पहुंचे और उन मुद्दों पे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो काम करे। तो इसलिए क्या है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील देश है, तो ये चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद में भी हो तो ये विकासशील देश वहां पर पहुंचे और उनकी आवाज एक बड़ा मुद्दा बने। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। तो भारत ये चाहता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी जो है, उसमें जो परमानेंट मेंबर है और जो नॉन परमानेंट या जो टेम्परेरी मेंबर है, इन दोनों की संख्या बढ़ाई जाए। एक की नहीं, क्योंकि कल को ये कहेंगे सिर्फ स्थायी की बढ़ाई जाए तो दुनिया कहेगी भारत खुद स्थायी का सदस्य बनना चाहता है इसलिए। पर भारत तो सबकी सोचता है, भारत ने हमेशा विश्व के बड़े भाई की तरह योगदान निभाया है, तो सबकी सोचता है। तो इसलिए भारत कह रहा है कि दोनों बढ़ाओ, परमानेंट की भी संख्या बढ़ाओ, टेम्परेरी की भी संख्या बढ़ाओ। मैं तो पर्सनली कहता हूं कि एक रेशियो फिक्स कर देना चाहिए, एक रेशियो फिक्स कर देना चाहिए कि भैया जो टोटल कंट्रीज हैं, जैसे आप मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब हमारा देश का संविधान बना था ना, तो ये फिक्स नहीं करा गया था कि कितने मंत्री बना सकते हो आप, चाहो जितने बना लो, कोई रोक टोक नहीं थी। परंतु बाद में सरकारों ने ये चीज़ देखी कि यार ये तो बहुत गलत है, मंत्री बना देते हैं जिताने के चक्कर में, उनको अपनी टीम में मिलाने के चक्कर में। तो फिर 2001-2 में आकर करके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संशोधन करके ये कहा कि टोटल जो लोकसभा होगी उसका 15% मंत्री बनाएंगे। ठीक है, इस कारण आज लोकसभा में 545 है, इस हिसाब से 81 मंत्री बनते हैं। तो एक प्रधानमंत्री और बाकी 80 मंत्री बन जाते हैं। ऐसे ही बोला स्टेट असेंबलियों में जो विधानसभा होगी उस विधानसभा का 15%। तो जैसे आज राजस्थान में 200 सीटें हैं तो 200 का 15% है, 30 हो जाएंगे, तो एक मुख्यमंत्री और 29 ऐसे। तो ऐसा ही काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी होना चाहिए कि ओंगा क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो आम सभा या जो महासभा है, उस महासभा का कुछ परसेंट, जैसे आप ये कह दो कि भैया 10% या जो 15% है, जैसे अपन मान लेते हैं कि चलो भैया 15% जो है वो यूएनएससी में बैठना चाहिए, 15% जो है वो यूएनएससी में बैठना चाहिए। अब 15% का मतलब अगर अपन निकाले एक बार तो 193 को अपन 15 से गुना कर देते हैं, तो 5 3 15, 9 5 45, 1 46, 4 5 चौक 20 और 5 1 5 4 9, 5 3 15, हासिल की 1 9 5 45, 1 46, 4 5 1 5 4 9। ठीक है, उसके बाद 3 9 और 1 5 9 2 8 9 5 आता है डिवाइडेड बाय 100। इट मीन्स ये है हमारा 28.95। मतलब लगभग क्या है कि जो 29 देश है, 29 देश होने चाहिए सुरक्षा परिषद में।
ठीक है, 29 देश होने चाहिए सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब इन 29 देशों में से ये है कि कम से कम जो 10 है ना वो स्थायी सदस्य हो, उनकी स्थायी सदस्यता हो, उनको मतलब परमानेंट जो है वो पावर उनको मिल जाए। या स्थायी सदस्यता वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा भी दिया जाए, पर वो मैंने पहले कहा था कि अगर उसको हटा दिया जाएगा तो ये जो बड़ी शक्तियां हैं इनका इंटरेस्ट नहीं बचेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में। परंतु और कुछ बेहतर व्यवस्थाएं लेकर के आए जिससे कि संतुलन भी बने, विश्व का प्रतिनिधित्व भी हो और सभी उसमें खुश भी रहे। तो ऐसा, पर यूएनएससी की संख्या पर तो कुछ ऐसा कानून लागू करना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ को, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। कोई किताब या कोई सजेस्ट नहीं कर रही, ऐसा मेरा खुद का मानना है, क्योंकि यहां पर जो भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करा था तो इसका एक अच्छा इफेक्ट आया, तो ऐसा काम यहां पर भी हो सकता है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क यह भी है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है और भारत के लोगों का यह भी मानना है कि सुरक्षा परिषद की जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज है, वो बढ़ी है। अब सुरक्षा परिषद का जो काम है, एक्टिविटीज है, वो तो बढ़ गई, परंतु उसमें जो जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो नहीं पूछा। इनका काम बढ़ गया। अब इनके काम तो जो प्रभाव डालेंगे वो तो पूरे विश्व में डालेंगे, और विश्व में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो विकासशील देशों की है, और विकासशील देश यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है नहीं। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पूर्ण गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। अब सुरक्षा परिषद का जो भी कामकाज है वो सफल होगा या असफल होगा, ये विश्व बिरादरी पर निर्भर करता है। क्योंकि मान लीजिए सुरक्षा परिषद ने कोई भी निर्णय ले लिया, विश्व माने या ना माने, भाई सपोर्ट करेगा, उस निर्णय को समर्थन करेगा, तभी तो भैया उनका निर्णय सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अब वो विश्व बिरादरी पूरा विश्व समर्थन कब करेगा? जब उनको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, जब उनको भी लगेगा कि हाँ साहब हमारी भी आवाज वहां पे सुनी जा रही है। इसलिए भारत कहता है कि सुरक्षा परिषद का पूर्ण गठन होना चाहिए और पूर्ण व्यापक धरातल पर बढ़ना चाहिए, मतलब सच में जमीनी स्तर पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बना दिया जाए। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग दर्शाई। मिसाल के लिए उसमें अब भी की अपेक्षा ज्यादा विकासशील देश होने चाहिए, मतलब अब भी की अपेक्षा अगर आप 15 देश हैं तो वहां पे और भी ज्यादा विकासशील देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होने ही चाहिए। आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पूर्ण गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कोई आश्चर्य की बात नहीं है और कोई शक की भी बात नहीं कि भारत बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जो मापदंड वहां के द्वारा तय है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उन सभी पर भारत आज खड़ा उतरता है, कोई डाउट वाली बात नहीं। तो आश्चर्य नहीं कि भारत खुद पूर्ण गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। भारत विश्व में, देखो अब यहां से ये देखना कि कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण भारत स्थायी सदस्य बन सकता है। पहला कारण, भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है, तो दूसरा काट दीजिए, अब पहला लिख लीजिए। अब पहला देश है तो भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा है। इसका मतलब क्या है कि पूरे विश्व में अगर 5 लोग हैं तो उनमें से एक इंसान कौन है? भारतीय। पूरी दुनिया में टोटल जो लोग हैं और उन टोटल में से हर 5 में से एक कौन है? भारतीय है। 1/5 हिस्सा जो लोग रह रहे हैं वो कहां पे रह रहे हैं? भारत में रह रहे हैं। मतलब हर 5 में से एक लोग भारत में रह रहे हैं, हर 5 में से एक व्यक्ति जो है वो भारतीय है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो देखिए अब याद करिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि विश्व की बड़ी आबादी होनी चाहिए, मतलब बड़ी आबादी वाला देश होना चाहिए। तो भारत तो सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, बना दीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद का। फिर कहा गया कि लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, तो भैया हमसे बड़ा और हमसे बेहतर लोकतांत्रिक देश तो कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हमारे यही है और सबसे बेहतर लोकतंत्र जो है वो भी हमारे यही है और कहीं पर भी नहीं है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी जो पहलकदमियां मतलब जो पहला जो काम करना संयुक्त राष्ट्र संघ ने शुरू करा है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला कि हम ये काम शुरू कर रहे हैं, भारत ने हमेशा उन कामों को समर्थन दिया है और उन कामों में बिल्कुल सच्चे मन से, ईमानदारी से अपनी भूमिका भारत ने निभाई है। संयुक्त राष्ट्र की लगभग सभी पहलकदमियों में भारत ने भाग लिया है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता हुआ आ रहा है। तो जब जब संयुक्त राष्ट्र संघ शांति की बात करता है, शांति के कार्यक्रमों को चलाता है, उसमें भारत सबसे बड़ी भूमिका निभाने में जाना जाता है।
सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत अगर कोई है तो वो भारत है बेटा। विश्व की सबसे बड़ी 5वीं आज आर्थिक ताकत है तो वो भारत है, और आने वाले कुछ 5 से 10 सालों के अंदर भारत पूरे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी ताकत, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएगा। तो फिर जब तीसरी सबसे बड़ी ताकत है तो भैया उसको तो मिलना ही मिलना चाहिए स्थायी सदस्यता। तो आप देखिए कि आबादी के हिसाब से देखें तो भारत यहाँ पे स्थायी सदस्यता के लिए है, लोकतंत्र के हिसाब से देखें तो स्थायी सदस्यता के लिए है, शांति बहाल मानव अधिकारों को मानने के मामले में देखें तो भी भारत का योगदान है, और आर्थिक शक्ति आर्थिक ताकत के रूप में भी देखें तो भी भारत इसके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चुका नहीं है। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उस बजट में नियमित रूप से मतलब जब जब वहां बजट देना पड़ता है हर बार बजट दिया है, कभी भी नहीं चुका। ऐसा लेट नहीं करा कि नहीं अपनी अगली बार देख लेंगे, इस बार हम पेमेंट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं, हर बार पेमेंट करा है, जितना भी परसेंट कर रहा है पर ईमानदारी से हर बार पेमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भारत कर रहा है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। अब भारत इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि सुरक्षा परिषद में अगर स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो एक ये प्रतीकात्मक भी है। प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ों का प्रतीक बन जाएगा। प्रतीक का जैसे मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ों का सिंबल बन जाएगा। जैसे आज एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आज किसी के पास 30 लाख 40 लाख की 4 व्हीलर घर के बाहर खड़ी है, इसका मतलब इसका प्रतीक क्या होगा, व्यक्ति बहुत बड़ा होगा, खूब पैसा कमाता होगा। तो प्रतीक बन गया, सिंबल बन गया ना कि हाँ भैया साहब खूब पैसे वाला आदमी होगा। हम कभी देखते हैं किसी का मकान बहुत ऊंचा मकान होता था, हम कहते हैं भाई साहब अमीर आदमी होगा, खूब गजब का आदमी होगा। तो क्या प्रतीक बन जाता है, सिंबल बन जाता है। तो भारत इस बात को बड़े अच्छे से जानता है कि अगर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल गई तो ये कुछ सिंबल है किस चीज़ का, कि साहब हम एक बड़े ताकतवर देश है। क्योंकि स्थायी सदस्यता का मतलब ये है कि वो ताकतवर देशों को मिली हुई है। तो पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो जाएगी कि हाँ साहब भारत एक बड़ा ताकतवर देश है, और उसकी बात मानना, उसको समर्थन मिलना बड़ी बात हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। आज जो 5 देश जुड़े हुए हैं वो वीटो लगा कर किसी भी चीज को रोक सकते हैं। तो भारत का बिल्कुल क्लियरली हम लोगों को करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को बिल्कुल क्लियर करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है तो भारत ही जानता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल जाएगी तो इंटरनेशनल जितने मामले उन सब में हमारा महत्व, हमारी इंपोर्टेंस भी बढ़ जाएगी। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में भी मिलता है। अब इस प्रकार से अगर हैसियत बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको अपनी विदेश नीति में भी फायदा मिलेगा। देखो आज क्या है कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, इनके साथ संबंध बनाना क्यों चाहता है देश? क्योंकि यार साहब सुरक्षा परिषद में सीट है, पावरफुल कंट्री है, आर्थिक ताकतें हैं, अच्छा फायदा मिलेगा। क्योंकि देखो मजबूत के साथ हर कोई संबंध बनाना चाहता है, हम सब चाहते हैं कि नहीं साहब हमारा उसके साथ संबंध जुड़ जाए, उसके साथ रिश्ता जुड़ जाए। तो ऐसे अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो भारत विदेश नीति जो होगी भारत की वो और भी अच्छी हो जाएगी। फिर भारत किसी के साथ भी संबंध बना सकता है और भी बेहतर कर सकता है, और फिर हर कोई देश भारत को आसानी से किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाएगा। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज्यादा होगा, और अगर आपकी साख, आपकी पहचान एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका ज्यादा प्रभाव होगा ही होगा। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लो ना, अगर आपकी इमेज, आपकी कॉलोनी, आपकी एरिया में एक ऐसी है कि नहीं यार साहब ये तो बहुत बड़े ताकतवर हैं, अमीर है, ठीक है, तो पॉलिटिक्स में भी इनका थोड़ा सा जान पहचान है, तो सब लोग क्या, आप कुछ बोल दोगे, अरे भाई बंद कर, लड़ाई बंद कर, चलो 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 जाओ घर पे जाओ, ठीक साहब आप क्या जाए, मतलब आपकी बात का प्रभाव उस बात से बढ़ जाता हो, नहीं यार वो बोल रहा है बड़ा आदमी है, कोई काम होगा, कोई बात होगा, सर वो ये ऐसा हो रहा था, ये मान नहीं रहे, मैं करता हूँ बात, जाओ, तो एक प्रभाव पड़ता है। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनने का विरोध करते हैं। अब भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्य बने स्थायी और निषेधाधिकारी संपन्न, मतलब निषेध वीटोधारी वाला जो है, वीटो मिलने वाला जो पावर है उस पावर वाला सदस्य वहां पर बन जाए। पर कुछ देश हैं जो भारत का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, जिनके साथ भारत के संबंध
दिक्कत तलब रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल ना किया जाए। ठीक है, जैसे पाकिस्तान तो चाहता ही है कि भारत को कभी भी स्थायी सदस्यता ना मिले, ठीक है ना, क्योंकि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई तो पाकिस्तान को बड़ा दुख होगा। स्थायी सदस्यता के लिए पाकिस्तान तो मना करता ही है और पर फिर भी और भी ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत को सदस्यता मिले। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है। अब कुछ देशों को ऐसा लगता है कि भारत के पास परमाणु हथियार है, अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई तो भारत और ताकतवर हो जाएगा और कल को ये कभी भी हमें परमाणु हथियारों का डराने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। परंतु उन लोगों को ये एक बात देखनी चाहिए कि भाई ये जो आज 5 देश जो वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, यूएसए का इतिहास आप बड़े सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। उसने वियतनाम पे, उसने जापान पर, उसने कौन सा ऐसा देश का विश्व का कोना छोड़ा जहाँ बम नहीं गिरे उसने। हाँ, रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी हाल फिलहाल का ही एक उदाहरण आप देख लीजिए। चाइना कभी तिब्बत को, कभी ताइवान को, कभी उस इलाके को, कभी उस इलाके को अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है, ठीक है, अपना बल दिखाने का प्रयोग करता है। ठीक है, फ्रांस ने खुद ने उपनिवेश बना करके शोषण कराया, अत्याचार कराया। ब्रिटेन की तो कहानी आपको पता ही हो, तो खुद सबको गुलाम बना करके चला। ये जो 5 देश वहाँ बैठे हुए हैं और उनकी तुलना में अब आप भारत को देखिए, ना तो कभी किसी पर अटैक करा, ना कभी किसी को गुलाम बनाया, ना कभी किसी एरिया को हड़पने की कोशिश करी। अरे भाई, हमने तो पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया और आज़ाद कराने के बाद ये बोला जाओ बना लो तुम अपना अलग राष्ट्र। चाहते तो हड़प लेते, कौन रोकने वाला था। हम युद्धों में लाहौर तक पहुंच गए और शांति बनाए रखने के लिए हमने चलो जाओ संभाल लो तुम अपना। तो हमने तो कभी ऐसे ही विचारधारा रखी नहीं। और अगर यही डर पूरे विश्व के मन में है कि भारत परमाणु हथियार संपन्न है, तो भैया फिर जो 5 देश बैठे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य, इनको हटा दो। हमारा तो ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं कि हमने कभी इनका गलत प्रयोग करा है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु हथियारों का परीक्षण कराया, उन्होंने एक बात कही थी, और वो बात आज तक चाहे कांग्रेस आई हो चाहे बीजेपी आई हो, सबके नेताओं ने दोहराई है। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी हमारे, हम पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे भैया, हम पहले बिल्कुल भी परमाणु बम का हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। पर सामने वाला करेगा, सामने वाला हमें डराने की, धमकाने की, दबाने की कोशिश करेगा, तो फिर हम उनका प्रयोग करेंगे। ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था उस समय कि हमने ये किसी को मारने, किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारी रक्षा के लिए बनाए। तो हम तो उस नीति पर चलने वाले देश हैं, ठीक है। तो फिर पर विश्व है, देश हैं अलग अलग, उनकी जो भी चिंता है वो अपनी जगह है। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। तो कुछ देशों का मानना है कि पाकिस्तान के जो संबंध है उनके कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ जो 5 देश हैं उनके तो किसी के साथ संबंध बिगड़े हुए ही नहीं है। ठीक है, ये जो लॉजिक दिए जा रहे हैं ये थोड़े से गलत है यहाँ पे। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। देखो, ये वाला पॉइंट तो फिर भी चलो ठीक है, क्योंकि ब्राजील, जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका ये भी उभरती हुई शक्ति है, तो इनको भी स्थायी सदस्यता मिलने का है। तो जैसे अपना जो गणित कहता है कि भाई 10 स्थायी सदस्यता बना दो, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 और 5वां भारत, तो 5 है, 5 10 हो जाएगा। ये भी सॉर्ट आउट कर दिया अपन ने। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि भैया अगर सुरक्षा परिषद का विस्तार ही हो तो सबसे पहले उनको दो जहाँ से प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं है, जो कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका है। और अगर अपन जो अपना गणित लगाते हैं उस गणित के हिसाब से अगर देखें तो अफ्रीका से जैसे दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा तो यहाँ प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। दक्षिण अमेरिका की बात करूँ तो दक्षिण अमेरिका से ब्राजील आ जाएगा, ठीक है। जर्मनी यूरोप का है, जापान एशिया का है और इंडिया भी एशिया का है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। तो अभी इन हालातों को देखते हुए लगता है कि भारत या कोई भी जो देश है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, ठीक है ना। बाकी देखिए, विचार विमर्श और जो बातचीत हैं, डिबेट्स हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में भी चलती रहती है, हर देश के कोने कोने में भी चलती है, ठीक है। परंतु मुख्य बात यह है कि जिन मापदंड को संयुक्त राष्ट्र संघ मानता है उन पर भारत खड़ा हुआ है और भारत को सदस्यता मिलनी भी चाहिए। बट बाकी अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है क्या नहीं है वो बात। एक आपके मैं इमेज दे रखी है, उस इमेज पे देख लेते हैं कि अभी तक स्थायी सदस्यों ने अपने वीटो पावर का कितना प्रयोग करा। 1 जून 2018 तक अभी तक
सबसे कम जो प्रयोग करा है वो चीन ने करा है, चीन ने 11 बार ही प्रयोग करा है वीटो का। उसके बाद जो करा है वो फ्रांस ने करा है, फ्रांस ने 18 बार प्रयोग करा है। ठीक है, चाइना ने 11 बार, फ्रांस ने 18 बार, अमेरिका यूएसए ने जो करा है, यूएसए से पहले यूके का लिखिए, यूके ने जो करा है 32 बार, फिर अमेरिका यूएसए 84 बार, और सोवियत संघ लिख लीजिए या रशिया लिख लीजिए। तो अभी तक टोटल सोवियत संघ था पहले, और उसके बाद 1991 के बाद उसका उत्तराधिकारी रूस है। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करा है वो रशिया ने करा है 135 बार। तो सबसे कम प्रयोग करने वाला चाइना है और सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला रशिया है। ये वाली बात भी आप पॉकेट डायरी में मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उससे भी जुड़ जाइए जिससे कि आपको सभी जो नवीन जानकारियाँ हैं वो मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।